हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फरहत बानू, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। इकोलॉजिकल फैक्टर्स के तहत हम एडेफिक फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं। एडेफिक फैक्टर्स का पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एडेफिक फैक्टर्स का पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 1 के कुछ समरी को हम वापस देखते हैं, दोहरा देते हैं उसको। उसमें हमने पार्ट 1 में ये देखने की कोशिश की थी कि पीडोलॉजी किसे कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी जो होती है सॉइल की, वो पीडोलॉजी कहलाती है। सॉइल दरअसल क्या है? सॉइल जो है उसमें ना केवल मिनरल मैटर होता है, बल्कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें एयर भी है। यानी इन सभी कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है वो सॉइल है। फिर सॉइल बनती कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें 2 मेन प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है वेदरिंग, जिसमें जो चट्टान है वो बेड रॉक जो है वो टूटती है छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल्स में। उसके बाद असली मिट्टी का फॉर्मेशन चालू होता है, जिसको हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोजेनेसिस में जितने भी भाग मिट्टी में मिलने हैं वो मिल जाते हैं और रियल जो ट्रू सॉइल है वो तैयार हो जाती है। सॉइल जैसा कि हम जानते हैं वो सभी प्रकार के स्फीयर्स का भाग होती है। हाइड्रोस्फीयर से उसमें जल भी आया है, उसमें वायुमंडल से यानी एटमॉस्फेयर से एयर भी आई है, उसमें लिथोस्फीयर से चट्टान भी आई है, मिनरल पार्टिकल्स भी आए हैं, और उसमें बायोस्फीयर से ऑर्गेनिक मैटर भी आया है। यानी जो पीडोस्फीयर जिसे हम कहेंगे वो पीडोस्फीयर इन सभी का मिला जुला भाग है, मिला जुला रूप है। जो उसके बाद हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। मिट्टी को या हम कोई भी जो एरिया है ज़मीन के अंदर का, उसको हम लंबवत काटते हैं और बेड रॉक तक जाते हैं तो कितने संस्तर दिखाई देते हैं, और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस ऊपर ऑर्गेनिक मैटर वाला संस्तर, जिसमें अनडिकम्पोज्ड मैटर हो सकता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर हो सकता है, पूरी तरह से डिकम्पोज्ड मैटर हो सकता है, और हम अंदर जाएंगे तो मिनरल मैटर होगा और उसके अंदर पेरेंट रॉक होगी। तो संस्तरों को हमने देखा था। उसके बाद हम मिट्टी, अलग अलग प्रकार की सॉइल किस प्रकार की होती है उसको हमने पढ़ा था। मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन, मतलब उनके जो बनने का तरीक़ा है उसके आधार पर मिट्टी या तो रेजिडुअल मिट्टी थी जो वहीं रहती है, दूसरी ट्रांसपोर्टेड थी जो जल द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, ग्रेविटी द्वारा या वायु द्वारा दूसरी जगह चली जाती है। उसके साथ हमने कुछ प्रोसेसेस को भी पढ़ा था, जैसे कि जिसको पॉट्सोलाइजेशन कहते हैं, लेटराइजेशन कहते हैं, जिन्हें सेलिनेशन कहते हैं और कैल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बारे में भी अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियाँ तैयार होती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। दरअसल सॉइल को क्लासिफाई करने के, वर्गीकृत करने के कई तरीक़े हो सकते हैं। सॉइल टेक्सोनॉमी को अगर देखें तो कई प्रकार की मिट्टी हो सकती है, उसके मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर ही नहीं, बल्कि उसके साइज़ के आधार पर, उस साइज़ के आधार पर मिट्टी को भी हमने कल कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था। इसको हम आगे वापस डिस्कस कर लेंगे। सॉइल एसिडिटी या एल्कलिनिटी कितनी है उसके आधार पर भी वर्गीकृत हो सकती है। सॉइल के पोर्स कितनी बड़ी साइज़ के हैं, कितने ज़्यादा हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। मिट्टी की पारगम्यता क्या है एयर और वाटर को लेकर, उसके आधार पर हो सकता है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम मिट्टियों को देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट में, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी में अलग अलग प्रकार की मिट्टी बनती है। वहाँ की जो मिट्टी है वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की टोपोग्राफी और भी अन्य पर निर्भर करती है, अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ये एक सॉइल साइंस का एक बड़ा क्लासिफिकेशन है, जिसको हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि पॉटसॉल किसे कहते हैं, अन्य प्रकार के सॉइल किसे कहते हैं। फिर हम सॉइल के कंपोनेंट्स पर आए थे। सॉइल कंपोजिशन को अगर हम देखें तो मिनरल मैटर उसमें होता है, सॉइल एयर होती है, सॉइल वाटर होता है, फिर सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
सॉइल मिनरल के अंदर पाए जाने वाले मिनरल मैटर को हमने देखा था कि सैंड की साइज़, पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होती है। असल में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम पैड कहते हैं, इसीलिए वो पैड से पीडोलॉजी बना है या पीडोजेनेसिस शब्द बना है। सैंड का साइज़ बड़ा होता है जिसको हम बालू कहते हैं, और क्ले का साइज़ सबसे छोटा होता है जिसको हम चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं, बीच में सिल्ट भी होती है। वैसे तो सैंड से बड़ी साइज़ जो होती है वो ग्रेवल कहलाती है, बजरी जिसको कहते हैं। उससे और बड़े साइज़ के होते हैं, उनको हम पेबल कहते हैं। और बड़ी साइज़ में हम आगे चलेंगे लेकिन वो मिट्टी नहीं कहलाएगी, कोबल कहलाते हैं थोड़े बड़े पत्थर। उससे और बड़े पत्थर जो होते हैं वो बाउल्डर कहलाते हैं। लेकिन हम प्रकार जो सॉइल के हैं टेक्सचर के आधार पर, उसमें हमने सैंडी सॉइल को देखा। यदि 80 से 85% सैंड है तो सैंडी सॉइल है, यदि 40% सैंड और बाकी सिल्ट और क्ले है तो हम उसको लोमी सॉइल बोलेंगे। लोमी सॉइल बहुत अच्छी वाली सॉइल है। क्लेई सॉइल जो होती है उसमें क्ले या सिल्ट ज़्यादा होता है, वो चिकनी मिट्टी होती है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, एयर कम होती है। अब आज हम पार्ट 2 में सॉइल एयर जो है, जैसे वायुमंडल है वैसे ही सॉइल का भी अपना वायुमंडल है। उस वायुमंडल में उसी प्रकार से गैसें पाई जाती हैं जैसे कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, लगभग उसी कंपोजिशन में, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ऑक्सीजन वाटर लॉक्ड कंडीशन, यदि पानी भरी हुई सॉइल है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और एयर कितनी होगी वो निर्भर करेगा कि सॉइल के पोर्स का साइज़ क्या है। पोर्स या हम स्पेस बोलें या हम वॉइड बोलें या हम छिद्र बोलें, वो एक ही बात है, उस पर निर्भर करेगा कि कितना होगा। उसके बाद आ जाता है सॉइल वाटर। असल में सॉइल वाटर जो है वो उसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो प्रेसिपिटेशन है, वर्षण है। जो वर्षण से जल आता है, वर्षा से जो जल आता है उसमें से ज़्यादा भाग रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है पानी। लेकिन जो बचता है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं: ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और क्रिस्टलाइन वाटर। ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ बह जाने वाला वो वाटर जो नीचे की भूगर्भ में चला जाता है, परकोलेट हो जाता है, वो ठहरता नहीं है। सैंड से परकोलेशन जल्दी होता है, इसीलिए रेत जो है वो ज़्यादा खाली हो जाती है। कैपिलरी वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पानी है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। दरअसल मृदा के पार्टिकल्स के बीच में जो जल भरा रहता है, वो जल जो स्पेसेस में भरा रहता है वो कैपिलरी वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक जल वो जल है सॉइल पार्टिकल्स जो अपने आसपास बाइंड करके रखते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो टाइटली बाइंड होता है। क्रिस्टलाइन या रवे का पानी या हाइड्रेटेड जो यौगिक हैं उनके अंदर जो पानी होता है वो भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है। अब सैंड में पानी कम टिकता है, क्ले और सिल्ट में पानी ज़्यादा ठहरेगा। लोम सबसे अच्छी वाली सॉइल है क्योंकि उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच है, वाटर रिच है, वो वाटर अच्छा होगा, एयर अच्छी होगी, इसीलिए लोम जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ये जो मैंने एक स्केच बनाया है टाइप्स ऑफ वाटर का, इसको आप देखिए। क्रिस्टलाइन वाटर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, जो हमने पढ़ा था अभी कैपिलरी वाटर क्या है, और ग्रेविटेशनल वाटर क्या है। कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल है, क्रिस्टलाइन और हाइग्रोस्कोपिक नॉन अवेलेबल है, और ग्रेविटेशनल पानी तो ठहरता ही नहीं है, वो तो वैसे भी नीचे चला जाता है डीपर लेयर्स में। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का अर्थ ये है कि अगर ग्रेविटेशनल वाटर को हटा दिया जाए तो तीनों प्रकार का जो वाटर है वो फील्ड कैपेसिटी के तहत आता है। वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में भी मिलता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान अगर ज़्यादा है। एक और प्रकार की टर्म मैंने लिखी है वो है होलार्ड। होलार्ड का अर्थ होता है टोटल पानी जो प्रेजेंट है। इसको 2 में बांटते हैं, एक चैसार्ड और दूसरा इकार्ड। चैसार्ड जो अवेलेबल वाटर है प्लांट्स के लिए, हम जानते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा वाटर अवेलेबल है, और जो अनअवेलेबल है वो चैसार्ड
इकार्ड आता है, इकार्ड कहलाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का अर्थ है जो स्टोर होता है वाटर फील्ड यानी फील्ड कैपेसिटी में से अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर को निकाल दिया जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। अब सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल में वाटर केवल वाटर नहीं होता, वो सॉल्यूशन के रूप में भी होता है जिसमें कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के। और ये डिपेंड करता है कि पेरेंट रॉक से सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ। दूसरी बात, सॉइल सॉल्यूशन को यदि हम देखते हैं तो रिवर, लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, उन सब में ये अलग अलग होगा सॉइल सॉल्यूशन, अंतर होगा इसमें। लेकिन यदि ज़्यादा रिच होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको यूट्रॉफिक कहते हैं। अब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस से पहले हम ये देखें कि जब पत्तियाँ प्लांट्स से टूट करके शाखाएं गिरी या छोटे छोटे प्लांट्स जब मरे या जो एनिमल्स हैं उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनके अवशेष हैं, उनके भाग हैं शरीर के, वो जब मिट्टी में मिलते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं, सड़े गले नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रेशली फॉलन है वो, उन्हें हम लिटर कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना चालू हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन के जो कारक हैं उनमें उसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जो फंजाई हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। बाकी फैक्टर्स भी ज़िम्मेदार हैं, पीएच कितनी है, जल कितना है, एयर कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं। जो पार्शली डिकम्पोज्ड मैटर होता है कि पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुआ है लेकिन आधा अधूरा डिकम्पोज्ड है, उसको हम डफ कहते हैं, DUFF, डफ। तो लिटर, डफ और अंत में आता है ह्यूमस, यानी डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुका। अब डिकम्पोजिशन तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन सारी सॉइल में एक जैसा डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कारक हैं जो जिन पर निर्भर करता है डिकम्पोजिशन अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है। उनके आधार पर हम ह्यूमस को दो प्रकार में बांटते हैं, एक है मोर, दूसरा है मल। मोर वो ह्यूमस है जो बहुत लो पीएच में बनती है, तो डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, इसमें बारिश मॉडरेट है, लेकिन डिकम्पोजिशन जब बहुत अच्छा नहीं हो पाया तो नेचुरली न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगी ये, इसमें अर्थवॉर्म्स भी नहीं होंगे, ये कॉम्पैक्ट होगी, टफ होगी, पीटी सॉइल होगी। और यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हुआ है इसलिए वो फ्रेगमेंट्स उसमें दिखाई देंगे। और क्योंकि कोलॉइड्स ही ठीक से नहीं बने हैं तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी कम होती है, लेस होती है। दूसरा प्रकार जो मुल है वो अच्छी वाली ह्यूमस है, फाइन टेक्सचर्ड है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व रिच है, वो सपोर्ट करती है माइक्रोब फ्लोरा को, वो थोड़ी सी हाई पीएच में बनती है, यानी 5 से ऊपर में बनती है, उसमें अर्थवॉर्म्स होते हैं, उसमें कैटायन अबंडेंट होते हैं, उसका कलर ग्रे से लेकर ब्लैक तक या ब्राउन ग्रे तक हो सकता है, उसमें मिनरल मैटर होते हैं, फ्रेगमेंट्स दिखाई नहीं देते उसमें, और स्ट्रक्चर लेस होती है और कोलॉइडल होती है। कोलॉइड्स होने के कारण से उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है आयंस की। अब हम पढ़ेंगे अंतिम सॉइल ऑर्गेनिजम्स को। सॉइल ऑर्गेनिजम्स सॉइल का पार्ट है। दरअसल एडेफिक फैक्टर यानी सॉइल से संबंधित फैक्टर, ये जो टर्म आई है एडेफिक, वो एडेफॉस से आई, और एडेफॉस का सही अर्थ होता है मृदा में पाए जाने वाले जीव या मृदा का जीवन। मृदा को हम जीवित कहते हैं। अब उसमें फ्लोरा और फौना दोनों होते हैं। असल में क्योंकि मृदा जीवन देती है तो हम उसको जीवित भाग कह देते हैं। ये जो मृदा है
ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें होती है और डिकम्पोजिशन के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो एनवायरनमेंट में वापस मिल जाते हैं। तो ये सॉइल कंपोनेंट्स, मिट्टी में पाए जाने वाले भाग कंप्लीट हो गए। अंत में मैंने कुछ प्रोसेसेस का जिक्र किया है। दरअसल इसको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था हमें, लेकिन वो वहाँ पे रह गया, तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। एक है लीचिंग या अपक्षालन, जो बीच में मैंने दे रखी है। अपक्षालन का अर्थ है कि जो पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बह करके ऊपर से लेकर के नीचे के संस्तरों में चले जाएं। लेकिन दूसरा एक और प्रोसेस होता है जिसमें यदि मान लीजिए कि प्रेसिपिटेशन कम है, बारिश कम है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तब नीचे की जो मिट्टी के संस्तर हैं वहाँ से जल कैपिलरी एक्शन द्वारा, केशिकात्व द्वारा, क्रिया द्वारा ऊपर की तरफ आ जाता है सरफेस पर। और न केवल वो जल ऊपर आता है, वो कई बार कैल्शियम को ऊपर लेके आता है। इसीलिए कैल्सीफाइड प्रकार की मिट्टी बनती है, ऊपर की तरफ मिलती है। और कई बार वो लवणों को ऊपर लेके आता है, तो सेलिनेशन हो जाता है, तो सलाइन प्रकार की मिट्टी हो जाती है। जैसे रेगिस्तानों में सलाइन प्रकार की मिट्टी बहुत कॉमन है, क्योंकि जल के साथ लवण भी ऊपर आ जाते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स।